नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रे ज्ञान पे। तो कैसे हैं आप सब। आज प्रस्तुत है वर्ग 9 से भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा। जी हाँ, भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा, जिसके लेखक राजेंद्र प्रसाद हैं। तो आज हम इसके सभी अभ्यास प्रश्नों का एक एक करके हल करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके सभी अभ्यास प्रश्नों को हल करने से पहले चलिए हम इसके लेखक परिचय को जानते हैं। तो इस पाठ के लेखक राजेंद्र प्रसाद जी हैं। राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को सारण जिला बिहार के जीरादेई गांव में हुआ था। उनके पिता महादेव सराय फारसी एवं संस्कृत के अच्छे जानकार थे। वे पहलवानी और घुड़सवारी के शौकीन थे। इन दोनों की शिक्षा उन्होंने अपने पुत्र राजेंद्र प्रसाद को भी दी थी। सबसे पहले उनका नामांकन जो था वह छपरा जिला के हाई स्कूल में हुआ। वहां वे 8वें दर्जे में रखे गए थे। फिर 1902 ईस्वी में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय की मैट्रिकुलेशन परीक्षा में प्रथम आए। उसके बाद IABA और BL प्रेसिडेंसी कॉलेज से किया। राजेंद्र प्रसाद कोलकाता में हिंदी विद्वानों की संगति में आए और उनके सक्रिय सहयोग से अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई। उनके लेखन की प्रक्रिया आजीवन चलती रही। 28 फरवरी 1963 ईस्वी में उनका निधन हो गया था। 28 फरवरी 1963 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। प्रस्तुत पाठ भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा हमारे इतिहास की एक गौरवपूर्ण गाथा को समेटे हुए है। यह पाठ तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था की ऐसी झांकी पेश करता है जिससे हमारी प्राचीन भारतीय शिक्षा एवं विद्या केंद्रों का महानतम स्वरूप दिखलाई पड़ता है। प्रस्तुत पाठ में हमें यही पढ़ना है। तो यही था आपका लेखक परिचय। तो चलिए अब हम इसके सभी अभ्यास प्रश्नों का एक एक करके हल करते हैं। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है कि नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैल गई थी। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर हम जानते हैं। तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर होगा कि नालंदा ज्ञान साधना के सुरभित पुष्प खिले में अपितु किसी समय एशिया महाद्वीप के विस्तृत भूभाग के विद्या संबंधी सूत्र भी उसके साथ जुड़े हुए थे। ज्ञान के क्षेत्र में देश और जातियों के भेद लुप्त हो जाते हैं। नालंदा इसका उज्जवल दृष्टांत था। नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैल गई थी। तो यही आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अब हम दूसरे प्रश्न को बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका दूसरा प्रश्न है कि मगध की प्राचीन राजधानी का नाम क्या था और वह कहाँ अवस्थित थी। तो इसे हम बनाते हैं। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे कि मगध की प्राचीन राजधानी व्यवहार 5 पर्वतों के मध्य में बसी हुई गिरिवज्र या राजगृह नामक स्थान में थी। तो यही आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका तीसरा प्रश्न है कि बुद्ध के समय नालंदा में क्या था। जब बुद्ध थे तो बुद्ध के समय में नालंदा में क्या था, यही हमें बताना है। तो चलिए तीसरे प्रश्न के उत्तर को हम जानते हैं। तो तीसरे प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे कि बुद्ध के समय नालंदा गांव में प्रवारिकों का आम्रवन था। तो यही आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका अगला चौथा प्रश्न है कि महावीर और मेखलीपुत्र गोशाल की भेंट किस उपग्राम में हुई थी। तो चलिए अब हम चौथे प्रश्न के उत्तर को जानते हैं। तो यहाँ पे आपके चौथे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे हम कि जैन ग्रंथों के अनुसार नालंदा में महावीर और आचार्य मेखलीपुत्र गोशाल की भेंट हुई थी। उस समय यह राजगृह का उपग्राम या वाहिरिक स्थान समझा जाता था। तो जैन ग्रंथों के अनुसार नालंदा में महावीर और आचार्य मेखलीपुत्र की भेंट हुई थी। यानी इन दोनों की भेंट कहाँ हुई थी, नालंदा में, जो कि पहले
राजगृह का उपग्राम था। तो यहीं आपके चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अब हम पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर यहाँ पे आपका पांचवा प्रश्न है कि महावीर ने नालंदा में कितने दिनों का वर्षावास किया था। तो चलिए अब हम पांचवें प्रश्न के उत्तर को जानते हैं। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे कि महावीर ने नालंदा में 14 वर्षावास व्यतीत किए थे। यानी आपका क्वेश्चन था कि महावीर ने नालंदा में कितने दिनों का वर्षावास किया। तो आपका उत्तर हो जाएगा कि महावीर ने नालंदा में 14 वर्षावास यानी 14 वर्षावास व्यतीत किए थे। तो यहीं आपके पांचवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अब हम छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका छठा प्रश्न है कि तारानाथ कौन थे, उन्होंने नालंदा को किसकी जन्मभूमि बताया है। तो चलिए इसे जानते हैं। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि तिब्बत के विद्वान इतिहास लेखक लामा तारानाथ थे, जिन्होंने नालंदा सरितपुत्र की जन्मभूमि को बताया है। तो यहीं आपके छठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अब हम सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका सातवां प्रश्न है कि एक जीवंत विद्यापीठ के रूप में नालंदा कब विकसित हुआ। यानी एक जीवंत विद्यापीठ के रूप में नालंदा कब विकसित हुआ, यानी नालंदा के नाम कब प्रसिद्ध हुए एक जीवंत विद्यापीठ के रूप में। तो चलिए अब हम सातवें प्रश्न के उत्तर को जानते हैं। तो हम सातवें प्रश्न के उत्तर को इस प्रकार से लिखेंगे कि एक प्राणवंत विद्यापीठ के रूप में उसके जीवन का आरंभ लगभग गुप्त काल में हुआ था। यानी एक प्राणवंत विद्यापीठ के रूप में उसके जीवन का आरंभ लगभग गुप्त काल में ही हुआ। तो यहीं आपके सातवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अब हम आठवें प्रश्न को देखते हैं। तो फिर यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है आठवां कि फाहियान कौन थे, वे नालंदा कब आए थे। तो चलिए इसके उत्तर को हम जानते हैं कि फाहियान कौन थे और नालंदा में कब आए थे। तो हम आठवें प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे कि फाहियान एक चीनी यात्री थे जो 4वीं सदी में नालंदा आए थे। तो यहीं आपके आठवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अब हम नौवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका नौवां प्रश्न है कि हर्षवर्धन के समय में कौन चीनी यात्री भारत आया था, उस समय नालंदा की दशा क्या थी। तो चलिए इसे हम जानते हैं। तो अब हम नौवें प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे कि हर्षवर्धन के समय में युवान चांग भारत आए थे। तो नालंदा अपनी उन्नति के शिखर पर था। तो हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री कौन आए थे, युवान चांग, तब भारत आए थे और नालंदा अपनी उन्नति के शिखर पर था। तो यहीं आपके नौवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आपका अगला 10वां प्रश्न है कि नालंदा के नामकरण के बारे में किस चीनी यात्री ने किस ग्रंथ के आधार पर क्या बताया। तो चलिए इसे जानते हैं। तो हम 10वें प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे कि युवान चांग ने एक जातक की कहानी का हवाला देते हुए लिखा है कि नालंदा का यह नाम इसलिए पड़ा था कि यहाँ अपने पूर्व जन्म के भगवान बुद्ध को तृप्ति नहीं होती थी, न अलदा, तो इसी नाम से पड़ा नालंदा। तो यहीं आपके 10वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आपका 11वां प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ। तो चलिए इसे जानते हैं। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जनता के उदार दान से हुआ। कहा जाता है कि इसका आरंभ 500 व्यापारियों के दान से हुआ था, जिन्होंने अपने घर से भूमि खरीदकर बुद्ध को दान में दी थी। तो इसी प्रकार से नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म हुआ था। तो यहीं आपके 11वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अब हम 12वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे आपका 12 नंबर प्रश्न है कि यशोवर्मन के शिलालेख में वर्णित नालंदा का अपने शब्दों में चित्रण कीजिए। तो चलिए अब हम यशोवर्मन के शिलालेख में वर्णित नालंदा के अपने शब्दों में चित्रण करते हैं। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि 8वीं सदी के यशोवर्मन के शिलालेख में नालंदा का बड़ा भव्य वर्णन किया गया है। यहाँ के विहारों की पंक्तियों के ऊंचे ऊंचे शिखर आकाश में मेघों को छूते थे। उनके चारों ओर नीले जल से भरे हुए सरोवर थे।
जिनमें सुनहरे और लाल कमल तैरते थे। बीच बीच में सघन आम्र कुंजों की छाया थी। यहाँ के भवनों के शिल्प और स्थापत्य को देखकर आश्चर्य होता था। उनमें अनेक प्रकार के अलंकरण और सुंदर मूर्तियाँ थीं। तो ये तो भारतवर्ष में अनेक सघाराम है, किंतु नालंदा उन सबों में अद्वितीय है। तो यहीं आपके 12वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो इसे आप लिख लीजिएगा। तो चलिए अब हम 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका 13 नंबर प्रश्न है कि इतसिंह कौन था, उसने नालंदा के बारे में क्या बताया। तो चलिए इसे हम जानते हैं। तो 13वें प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे कि इतसिंह एक चीनी यात्री था। इसके समय में इस विहार में 300 बड़े कमरे और 8 मंडप थे। पुरातत्व विभाग की खुदाई में नालंदा विश्वविद्यालय के जो अवशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं, उनसे इन वर्णों की सच्चाई प्रकट होती है। तो यहीं आपके 13 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अब हम 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे आपका 14 नंबर प्रश्न है कि विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो चलिए अब हम 14वें नंबर प्रश्न के उत्तर को जानते हैं। तो जो 14वें प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे कि विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय का जो संबंध था, उसका स्मारक एक ताम्रपत्र नालंदा की खुदाई में मिला। इससे ज्ञात होता है कि सुवर्णद्वीप के शासक शैलेंद्र सम्राट श्री वालपुत्र देव ने मगध के सम्राट देवपाल देव के पास अपना दूत भेजकर यह प्रार्थना की कि उनकी ओर से 5 गांवों का दान नालंदा विश्वविद्यालय को दिया जाए। ताम्रपत्र के अनुसार नालंदा के गुणों से आकृष्ट होकर यवद्वीप के सम्राट बालपुत्र ने भगवान बुद्ध के प्रति भक्ति प्रदर्शित करते हुए नालंदा में एक बड़े विहार का निर्माण कराया। तो यहीं आपके 14 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अब हम 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपका 15 नंबर क्वेश्चन है कि नालंदा में किन 5 विषयों की शिक्षा अनिवार्य थी। तो चलिए अब हम 15 नंबर प्रश्न के उत्तर को जानते हैं। तो 15 नंबर प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे कि नालंदा में मूल रूप से 5 विषयों की शिक्षा अनिवार्य थी। शब्द विद्या व्याकरण, जिससे भाषा का सम्यक ज्ञान प्राप्त हो सके। हेतु विद्या या तर्क शास्त्र, जिससे विद्यार्थी अपनी बुद्धि की कसौटी पर प्रत्येक बात को परख सके। तीसरा चिकित्सा विद्या, जिसे सीखकर छात्र स्वयं स्वस्थ रह सके एवं दूसरों को भी निरोग बना सके। तथा शिल्प विद्या, एक न एक शिल्प को वहाँ सीखना अनिवार्य था, जिसके द्वारा छात्रों में व्यवहारिक और आर्थिक जीवन की स्वतंत्रता आ सके। तो यहीं आपके 15 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अब हम 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए आपका 16 नंबर प्रश्न है कि नालंदा के कुछ प्रसिद्ध विद्वानों की सूची बनाइए। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। तो 16 नंबर प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे कि आचार्य शिलभद्र योग शास्त्र के उस समय के सबसे बड़े विद्वान माने जाते थे। उनसे पहले धर्मपाल इस संस्था के प्रसिद्ध कुलपति थे। शिलभद्र, ज्ञानचंद्र, प्रभामित्र, स्थिरमति, गुणमति आदि अन्य आचार्य युवानचांग के समकालीन थे। तो यहीं आपके 16 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नालंदा के कुछ प्रसिद्ध विद्वानों की सूची। तो चलिए अब हम 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपका 17 नंबर प्रश्न है कि शिलभद्र से युवानचांग हुएनसांग की क्या बातचीत हुई। तो चलिए 17 नंबर प्रश्न के उत्तर को हम जानते हैं। तो हम 17 नंबर प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे कि जब युवानचांग नालंदा से विदा होने लगे तब आचार्य शिलभद्र एवं अन्य भिक्षुओं ने उनसे यहाँ रह जाने के लिए अनुरोध किया। युवानचांग ने उत्तर में यह वचन कहे, यह देश बुद्ध की जन्मभूमि है, इसके प्रति प्रेम न हो सकना
असंभव है, लेकिन मेरा यहाँ आने का उद्देश्य यही था कि अपने भाइयों के हित के लिए मैं भगवान के महान धर्म की खोज करूँगा। तो यही आपके 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अब हम 18 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका 18 नंबर प्रश्न है कि विदेशों में ज्ञान प्रसार के क्षेत्र में नालंदा के विद्वानों के प्रयासों के विवरण दीजिए। तो चलिए अब हम 18 नंबर प्रश्न के उत्तर को जानते हैं। तो अब हम 18 नंबर प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे कि नालंदा के विद्वानों ने विदेशों में जाकर ज्ञान का प्रसार किया। पहले तो तिब्बत के प्रसिद्ध सम्राट स्त्रोंग छनगम्पो 1630 ईस्वी ने अपने देश में भारतीय लिपि और ज्ञान का प्रचार करने के लिए अपने यहाँ के विद्वान थोमनिस भोट को नालंदा भेजा, जिनसे आचार्य देवविद सिंह को चरणों में बैठकर बौद्ध ब्राह्मण साहित्य की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद 8वीं सदी में नालंदा के कुलपति आचार्य शांतिरक्षित तिब्बती सम्राट के आमंत्रण पर उस देश में गए। नालंदा के तंत्र विद्या के प्रमुख आचार्य कमलशील भी तिब्बत आए थे। नालंदा के विद्वानों ने तिब्बती भाषा सीखकर बौद्ध ग्रंथों और संस्कृत साहित्य का तिब्बती में अनुवाद किया। इस प्रकार उन्होंने तिब्बती देश को एक साहित्य प्रदान किया और फिर शनै शनै वहाँ के निवासियों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। नालंदा के आचार्य शांतिरक्षित ने ही सबसे पहले 749 ईस्वी में तिब्बत में बौद्ध विहार की स्थापना की थी। इन विद्वानों में आचार्य पद्मसंभव और दीपशंकर श्री ज्ञान अतीश के नाम उल्लेखनीय है। तो यही आपके 18 नंबर प्रश्न की उत्तर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।